Good morning, everyone. Let's discuss today's newspaper. आज जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सबसे बहुत ही दिल दिलाने वाली जो न्यूज़ आई है कि हमारे जो CDS है, इंडिया के फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी डेथ हो गई है एक प्लेन क्रैश में। तो उनके बारे में आज आर्टिकल भी आया है, अ गुड सोल्जर, क्योंकि बहुत ही अच्छे सोल्जर थे वो, और साथ में बहुत ही, जैसे PM जी ने बोला उनके बारे में, ट्रू पेट्रियट थे वो और ग्रेट लीडर थे इंडिया के, जिन्होंने बहुत अच्छे से लीड किया आर्मी को, इसीलिए उनको पहला CDS में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो उन्होंने अपने नॉर्दर्न कमांडो या ईस्टर्न कमांडो वहाँ पे वर्क किया था। इवन अपने सदर्न कमांड में हेड भी किया था उन्होंने सदर्न कमांड को। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात है, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी कराए थे उन्होंने। ठीक है, इवन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश में 1987 में क्लैश हुए थे आपके चाइना की आर्मी के साथ में, उसमें भी उनकी बटालियन ने वर्क किया था, वहाँ पे डिप्लॉय की गई थी। ठीक है, तो एक तरीके से उन्होंने काफ़ी रोल प्ले किए हैं अपने इंडियन आर्मी में, और काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है उन्होंने। और एज अ लीडर ही वाज क्वाइट गुड। उन्होंने आर्मी चीफ बने थे, उसके बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो उन्होंने बनाया गया था, रिसेंटली गवर्नमेंट ने बनाया है, उसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वही बनाए गए थे आपके बिपिन रावत जी। बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे वो, और डेफिनेटली एक नेशन का लॉस है, क्योंकि उनका 1 साल का पीरियड हुआ था और काफ़ी यंग थे, अभी 62 ईयर्स थी, 63 ईयर्स थे। तो काफ़ी आगे अपना जो वास्ट एक्सपीरियंस है वो दे सकते थे, अपने कंट्रीब्यूशन कर सकते थे इंडिया के लिए। और डेफिनेटली जो उनका एक प्रोजेक्ट था कि इंटीग्रेटेड बैटल कमांड का, वो ऑलरेडी वो परसू कर रहे थे, बट वो अभी तक मेटरलाइज नहीं हो पाया था, उस पर काफ़ी फोकस कर रहे थे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने के लिए। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होता है कि अभी क्या होता है कि अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये डिफरेंट तरीके से फंक्शन करती है, इनके डिफरेंट कमांड होते हैं। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में इनके एक ही की कमांड के अंडर में आएंगे, और उसी कमांड के अंडर में वो फंक्शन करेंगे, और एक ही पर्सन सारे डिसीजन लेगा उनके। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे, और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से हम हैंडल कर पाएंगे इश्यूज़ को। ठीक है, जैसे अब देखा जाए कि जैसे पाकिस्तान के साथ हमारे बॉर्डर है, तो जम्मू कश्मीर वाला जो बॉर्डर है, और जो आपका राजस्थान पंजाब वाला बॉर्डर है, और जो आपके गुजरात वाला बॉर्डर है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इशूज़ है। तो उसके लिए अगर हम लोग 2 या 3 आपके थिएटर कमांड बना देते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो प्रॉपरली यूज़ किए जाएंगे और अच्छे से यूज़ होंगे, जिसकी वजह से हम लोग टैकल करने में थोड़ा सा ईजीनेस आएगा। तो ये उनका एक पेट प्रोजेक्ट था जो वो चाहते थे, अपने रावत जी चाहते थे कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बट वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। होपफुली जो नेक्स्ट आपके CDS बनेंगे वो इसको मटेरिलाइज करेंगे। इसके अलावा उनके कुछ कंट्रोवर्सीज भी रहे थी। उनके जो कंट्रोवर्सीज हुई थी, जैसे उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट लॉ पे एक बार कमेंट कर दिया था। इसके अलावा जो माइग्रेंट थे असम को, जो असम में माइग्रेंट आए थे, उनको लेबल्स राउंड बोल दिया था। इसके अलावा उन्होंने बोला था कि जो टेररिस्ट हैं उनको लिंचिंग करना, जम्मू कश्मीर में लिंच कर रहे हैं तो सही है। ठीक है, इसके अलावा जो एयरफोर्स था उसको उन्होंने सपोर्ट आर्म बोल दिया था आर्मी का। इस तरीके से अगर जो उन्होंने स्टेटमेंट कभी कभी दिए थे जो रिग्रेटेबल थे, जो उनकी स्टेचर को शोभा नहीं देते, बट इवन दो ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी वी नो दैट कि कभी कभी एक्सेप्टेबल या कभी कभी चलती रहती हैं, कभी कभी कुछ मूड में रहते हैं जो ऐसा हो जाता है। बट इसको छोड़ दिया जाए तो ही वॉज अ वेरी ग्रेट सोल्जर एंड ट्रू पेट्रियट टू अवर इंडिया, और हिज सर्विस इज़ डेफिनेटली अ राइट, मतलब हमारे इंडिया के लिए हमेशा रहेगी, और अच्छा उन्होंने जो काम किया है वो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। और जो हुआ वो एक तरीके से हर हॉरर सिचुएशन है, क्योंकि अगर वो रहते तो आगे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता, क्योंकि CDS का मेन काम होता था मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री और इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स बनाना। ठीक है, तो जाहिर सी बात अगर वो रहते तो और इफेक्टिव होता और अच्छा से काम करते तो काफ़ी बढ़िया रहता। उनका जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से हमको काफ़ी बेनिफिट होता है। आई डेफिनेटली सल्यूट दिस सोल्जर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। एंड वी, मतलब हमको ऐसे और सोल्जर्स की ज़रूरत है जो इंडिया के लिए डेफिनेटली आगे काम करे और बढ़िया अपने इंडिया को ग्रोथ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉशियस स्टेटस को। ये आपके RBI का जो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जो हुई है, उससे रिलेटेड है। उन्होंने अभी जो स्टांस है अपना एकोमोडेटिव ही रखा है, ग्रोथ को कंसीडर करते हुए उन्होंने बोला है कि एकोमोडेटिव स्टैंड को तब तक रखेंगे जब तक ज़रूरत है ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। अभी देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है, तो एक मेंबर ने इसको बोला था कि हमें अभी एकोमोडेटिव से न्यूट्रल स्टेट में जाना चाहिए और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ करना चाहिए, बट उसको अभी तक उन्होंने
कंसीडर नहीं किया है, उन्होंने कम्युनिटिव स्टेट ही रखा है। और साथ में उन्होंने बोला कि ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए हम पॉलिसी रेपो रेट को अभी अनचेंज 4% रखेंगे, और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% जो उन्होंने रखा है उतना ही रखने के लिए उन्होंने बोला हुआ है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट अपना जो MPC ने उन्होंने सेम ही रखा है, जो उन्होंने प्रपोज किया था 5.3% 2020-21 के लिए। उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे जो सेंट्रल बैंक ने ग्रोथ रेट 9.5% रखा था वो 9.5% ही रखा है। इसके अलावा उन्होंने जो इन्फ्लेशन रेट का 5.3% रखा है, इन्फ्लेशन रेट को जो फोरकास्ट है 2021-22 के लिए, बट ग्रोथ रेट 9.5 रखा है। रिसेंटली अभी हमने देखा कि जो आपका सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट आया वो काफ़ी अच्छा आया है, जितना हमने एक्सपेक्टेड किया था उससे ज़्यादा ग्रोथ रेट आई है। तो उन्होंने नेक्स्ट जो आपके क्वार्टर है उसमें उन्होंने थोड़ा सा डाउन किया है, ठीक है। जो आपका 6.8% पहले एस्टिमेटेड था उसको 6.6% किया है थर्ड क्वार्टर के लिए, 6.1% जो थी आपके फोर्थ क्वार्टर के लिए उसको 6% किया है, बट ओवरऑल जो ग्रोथ है वो 9.5% रहेगी, ठीक है। ये इसीलिए उन्होंने किया है क्योंकि अभी जो ओमनिकॉन आया है, नया हुआ है, वो आपके एक तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है इकोनॉमी को निगेटिवली, कि वो इफेक्ट कर सकता है इसमें। तो वो चीज़ों के लिए उन्होंने बोला है कि हमारा जो ग्रोथ रेट रहेगा वो थोड़ा सा डिक्लाइन कर सकता है नेक्स्ट कमिंग आपके क्वार्टर्स में, बट ओवरऑल ग्रोथ रेट हमारी सेम मेंटेन रहेगी। इसके अलावा जो एक्साइज ड्यूटी और वेट पेट्रोल पे कम हुआ है उसकी वजह से भी आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो शायद हमारा डाउन आएगा, क्योंकि वेट और पेट्रोल के और डीजल के जो प्राइस कम हुए हैं डेफिनेटली वो मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह काम करते हैं आपके इन्फ्लेशन पे, और अगर इनके प्राइस कम होते हैं तो और सभी के प्राइसेस भी धीरे धीरे कम होने के चांसेस बढ़ हो जाते हैं, ठीक है, कम हो जाएंगे उसके धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये आपका MPC से रिलेटेड आर्टिकल आया है, ग्रोथ रेट के रिलेटेड आर्टिकल आया है कि जो रिसेंटली मीटिंग हुई है MPC की उनमें क्या डिसीजन हुए हैं और किस तरीके से वो आपके अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को। इससे रिलेटेड दूसरा एक आर्टिकल आया है, उसको भी डिटेल में हम समझेंगे, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से फंक्शन करती है इकोनॉमी में और किस तरीके से आपके जो ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जो आपके लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, जो आपके RBI या MPC लेती है लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। उसको डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से इकोनॉमी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और किस तरीके से डिफरेंट मेजर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आया है लॉन्ग वीकेंड पे। UAE ने अभी रिसेंटली क्या बोला है कि आपके जो वीकेंड, पहले वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड होता था, और उस फ्राइडे सैटरडे को वीकेंड को चेंज करके उन्होंने बोला है कि आपकी फ्राइडे हाफ से सैटरडे और संडे तीनों दिन आपका रहेगा। फ्राइडे हाफ मतलब 2.5 दिन लगभग आपका वीकेंड रहेगा। 4.5 डेज आपके वर्किंग रहेंगे वीक में और 2.5 डेज आपके वीकेंड रहेंगे। फ्राइडे को किस लिए उन्होंने हाफ पे रखा है, क्योंकि फ्राइडे को जो नमाज होती है शाम को वो सभी मतलब उनके रिलीजियस पर्पज़ होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने बोला है कि जो सेकंड हाफ रहेगा फ्राइडे का वो ऑफ रहेगा और सैटरडे संडे भी ऑफ रहेगा। ये बेसिकली उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि सैटरडे संडे ना ऑफ होने की वजह से बहुत से लोग वर्किंग जो होते थे, जैसे जो जिनका कल्चर होता था अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो UAE में काम करने के लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, क्योंकि उनका डिफरेंट वीकेंड होता था, वहाँ डिफरेंट होता था। इवन इन्वेस्टमेंट करने में भी बहुत सारी कंपनी हेजिटेट करती थी, नई कंपनीज वहाँ पे एम्प्लॉय को हायर करने में भी डिफ़िकल्टीज उनको होती थी। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है वीकेंड की उसको हम करेंगे, और साथ में उनकी जो रिलीजियस पर्पज़ है उसको भी फुलफ़िल करेंगे। बट उन्होंने ये एक्स्ट्रा जो हाफ डेज दिया है करके, ये बेनिफिट तो करेगा एम्प्लॉयज़ के लिए, बट जो कंपनीज़ है डेफिनेटली उनके लिए एक निगेटिव रहेगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो इस पर हमें भी पता है कि अगर किसी भी पर्सन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो उसके साथ में हम उसको रिलैक्स भी प्रोवाइड कराना है, उसके वर्किंग आवर्स भी इतने तरीके से होने चाहिए कि ताकि वो इन्जॉय भी कर सके और लाइफ और वर्क बैलेंस को प्रॉपरली मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने 4.5 डेज़ का वीक डेज बनाए हैं और 2.5 का वीकेंड बनाया है। उन्होंने इस आर्टिकल में बोला है क्या जो वर्ड है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुडंट लैग बिहाइंड, उनको भी ये सब चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए, ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे प्रोडक्टिविटी इन्हेंस हो। जैसे जापान की बात करें तो वहाँ पे लोग इतने वर्कोलिक हो गए हैं, वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हो गए पर पर्सन के, तो वहाँ पे डिफरेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं लोगों को वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए और उनकी प्रोडक्टिविटी को और इन्हेंस करने के लिए। जैसे उनको स्लीपिंग के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, अगर वो दिन में सोते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं कि आप सोइए ताकि आप अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कीजिए, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कीजिए और उसको प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपका आया है, जो रिसेंटली आपके नागा में जो इंसर्जेंसी हुई थी जिसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, उससे रिलेटेड आया है कि आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट एप्सपा एक्ट जो है उसके बारे में यहाँ इन्होंने प्रताप भानु मेहता जी ने लिखा है कि किस तरीके से ये जो
एक्ट है ये ज़्यादा फ़ायदा के बजाय नुकसान ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहला तो ये एक्ट के क्यों लाया गया था। ये एक्ट सबसे पहले आपके ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1942 में। 1942 में लेके आए थे जब वो आपका वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई भी इंसर्जेंसी या फिर कोई भी वायलेंस हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। तो इसमें उन्होंने आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दी गई थी, किससे रिलेटेड, आपकी सर्च, सीजर, अरेस्ट, राइट टू शूट, टू किल एंड कंडक्ट ऑपरेशन इन अ वेज दैट मेक अ मॉकरी। अब उन्होंने ये बोला था कि मॉकरी बनाते हैं, इन्होंने ये बोला है, पर जो ऑपरेशन में इन्होंने पावर दी है वो आपकी सर्च करने की, किसी भी प्लेस पे सर्च करने की ऑपरेशन विदाउट सर्च वारंट, दैट इज अ स्पेशल पावर। सर्च वारंट के थ्रू पुलिस भी जा सकती है, आपकी आर्मी भी जा सकती है, बट विदाउट सर्च वारंट आर्म फोर्सेस कहीं पे भी सर्च कर सकती है, कुछ भी सीज कर सकती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और किसी को भी किल कर सकती है अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि वो पर्सन कुछ गलत कर रहा है। तो विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी सर्च वारंट या विदाउट एनी किसी का लीगल ओपिनियन लिए बिना ही उनको किल कर सकती है। इसकी वजह से ये स्पेशल पावर मिलती है और मिलिट्री के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं होगा अगर वो ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर आपका पुलिस के अंडर में आता है, बट यहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में आर्मी को ये दे दिया जाता है कि कोई भी चीज़, जो भी इंसर्जेंसी या फिर वायलेंस हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं विदाउट लीगली जो आपके वो होते हैं प्रोसीजर होते हैं, उनको बाइकआउट करके, उनको नेग्लेक्ट करके वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। सर्च, सीजर, अरेस्ट और शूट करने का भी एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये पावर जो होती है बहुत सुप्रीम पावर है, एक तरीके से किसी को भी किल कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, बट अरेस्ट करने के बाद में उनको 24 आवर्स के अंदर में पुलिस को उनको देना पड़ता है उस पर्सन को 24 आवर्स के अंदर में, बट 24 आवर्स तक वो अपने पास रख सकते हैं उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कि कोई ऐसी इनसेंसिटिव एक्टिविटी या फिर कोई ऐसा एक्शन तो नहीं हो रहा है जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को और प्रॉब्लम में क्रिएट कर सके, ठीक है। तो ये इन्होंने इस आर्टिकल में बोला है कि ये इंडिविजुअल राइट और डिग्निटी की मॉकरी है, क्योंकि ये जो राइट है ये किसी की भी पर्सन को पकड़ के उनको जेल में डाल सकते हैं, उसके कुछ भी कर सकते हैं, इवन उसको मार भी सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल राइट और डिग्निटी के अगेंस्ट में है ये। बहुत सारे जो आपके अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखें तो 1997 में एक जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आफ्सा में एक जो आफ्सा की नीड है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आफ्सा की नीड है, क्योंकि ऐसी इंसर्जेंसी या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहीं कहीं पे स्टेट्स में वहाँ पे मेंटेन थी, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशंस थी कि वहाँ पे स्पेशल पावर सही है हमें मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। बट सुप्रीम कोर्ट में साथ में ये भी बोला था कि उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा कि आर्मी इस पावर का मिसयूज़ कर रही है, ठीक है। बहुत जगह पे देखा गया था कि अपने पर्सनल स्कोर करने के लिए, कुछ जगह पे ये भी एलिगेशन लगाए थे कि आर्मी ने लोगों को मार के इवन रेप वगैरह भी कंडक्ट किए हैं आफ्सा के अंदर में, क्योंकि उनको एकदम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिल जाती है इस एक्ट के अंदर में। तो ये एलिगेशंस भी लगे थे आर्मी के ऊपर में, आर्मी ने इसको डिनाई किया था, बट इसको कोई एविडेंस अभी तक हमें मिले नहीं है कि ऐसा कुछ उन्होंने किया। बट हाँ, कभी कभी ऐसे एविडेंस ज़रूर मिलते हैं, जैसे कुछ लोग, जैसे किसी पर्सनली किसी दुश्मनी है, किसी के लड़ाई हो रही है ज़मीन को लेकर, तो उन्होंने आर्मी को ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो किसी जो वायलेंट ग्रुप है, जो आपका बैन ग्रुप है, जैसे उल्फा हो गया या डिफरेंट NSCN हो गया, उनको बोल दिया कि ये उसका मेंबर है और यहाँ पे इंसर्जेंसी करने आया, तो मिलिट्री ने उसको मार दिया, ठीक है, कि इंसर्जेंसी को रोकने के लिए, वहाँ पे करने के लिए। तो एक तरीके से लोग अपने पर्सनल स्कोर करने के लिए भी मिलिट्री का यूज़ कर रहे थे आफ्सा का। कभी कभी आर्मी पर्सनल भी देखा गया था कि वो अपने पर्सनल स्कोर को काउंटर करने के लिए, उसको स्कोर करने के लिए वो आफ्सा का यूज़ करता था, किसी की किलिंग वगैरह होती थी, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे केसेस में, आफ्सा के केसेस में हमने देखा था कि कहीं कहीं पे ऐसे केसेस हमको मिलते हैं। जैसे रिसेंटली जो केस हुआ है उसमें जो 13 लोगों की डेथ हुई है, 12 लोगों की डेथ हुई है मोन डिस्ट्रिक्ट में, उसमें भी सेम तरीके से देखा जाता है कि मिलिट्री को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि वो यहाँ पे इंसर्जेंसी है। जब वहाँ पे चेक करने गए तो वो देखा, उनकी जब में फाइट हुई और उसमें से 6 लोगों की डेथ हो गई, तो पता चला वो सिविलियन है, जिससे गांव वाले और भड़क गए, गांव वालों ने वापस अटैक किया आर्मी में, आर्मी ने काउंटर फायर किया तो 6 लोगों की और डेथ हो गई। तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट डेफिशिएट क्रिएट होता है पब्लिक और आर्मी के बीच में। पब्लिक को लगता है कि आर्मी उनके ऊपर पे सिर्फ दहशत करने आई है, उनको मारने आई है, और आर्मी को लगता है कि जो इनकी वायलेंस क्रिएट हो रहा है पब्लिक में, जो निगेटिव आ रही है करके, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, इसके लिए वो और फोर्स यूज़ करती है, ठीक है। तो ये लड़ाई कंटिन्यूसली चलती आ रही है। आफ्सा एक 70 साल हो गया। आफ्सा एक जो स्पेशल था, स्पेशल एक्ट हम लेके आए थे
वो जस्ट टू डील स्पेशल थिंग्स वो अभी तक मेंटेन्ड है। दैट मीन्स कि आफ्सा अभी तक वो अपना फुलफिल नहीं कर पाया है, अपना जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं कर पाया है। एक तरीके से देखा जाए कि हमने ये सोच के आपसा लगाया था कि चलो 1-2 साल तक इसको डील कर लेगा और ख़त्म हो जाएगा, बट अभी तक चलता आ रहा है, आपसा अभी तक चलता आ रहा है वो चीज़। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का बात है कि हमने एक जो स्पेशल कंडीशन के लिए आया था, एक एक्सेप्शन था ये केस, ये एक्ट एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन ना रह के एक जनरल लॉ बन गया है पिछले 70 साल से किसी किसी स्टेट्स में लगा हुआ है। दिस डजंट शो द राइट थिंग, क्योंकि ये हम सिर्फ एक स्पेशल हैंडल चीज़ करने के लिए लेके आए थे। ठीक है, इन्होंने बोला कि आपस में आर्मी को भी नुकसान होता है, 3 तरीके से आर्मी को नुकसान होता है। पहला क्या है, एक जो वाइडर इम्यूनिटी दी गई है फोर्सेस को, इसकी वजह से क्या होता है कि वो सिर्फ किलिंग पे फोकस करते हैं कि मार डालो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो डायरेक्टली जैसे स्मार्टर टैक्टिकल या पॉलिटिकल इनकॉर्पोरेशन होता है वहाँ के लोगों को, उस पर फोकस ज़्यादा आर्मी नहीं करती है, डायरेक्टली सिर्फ किलिंग पे फोकस करती है। दिस आल्सो अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि वो नए टैक्टिक्स नहीं सीख पाते हैं, आर्मी के फोर्सेज जो होते हैं नए टैक्टिक्स नहीं सीख पाती। ठीक है, इसके अलावा जो अगर ये वाइडर इम्यूनिटी दी जाती है इसमें प्रोफेशनलिज्म भी नहीं आता है, क्योंकि उनको सिंपली होता है कि मार डालो खत्म, इसके अलावा कुछ और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी लाइडर सिचुएशन मेंटेन हो जाएगी। तो एक तरीके से प्रोफेशनलिज्म भी नहीं आता है, नए स्मार्टर टैक्टिक्स भी नहीं सीख पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होगा कि जो फेडरल फीचर है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको भी अंडरमाइन करता है ये लॉ। फेडरलिज्म को कैसे इम्पैक्ट करता है, आपको पता है स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए पुलिस को पावर दी गई है, बट पुलिस प्रॉपरली जब आपके आफ्सा लग जाता है तो आर्मी इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हैंडल करती है। ठीक है, इवन आफ्सा एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी ऐसा कुछ एक्शन लेगी, कोई भी ऐसे इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स लेती है तो उनको पुलिस को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बट रिसेंट जो केस हुआ मॉन में उसमें पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराई थी, इवन डिस्ट्रिक्ट को मजिस्ट्रेट वगैरह जो सिविलियन है उनको भी प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। इसीलिए उस पर ज़्यादा सस्पेक्ट आते हैं कि क्या आफ्सा एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है क्या वहाँ पर। ठीक है, तो उस पर ऑलरेडी इंक्वायरी गवर्नमेंट ने बताई है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद में हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि किन किन लोगों की गलती थी और क्या किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने जो काउंटर इंसर्जेंसी ली है उसमें सिविलियन की डेथ क्यों हुई। ठीक है, तो लेट नॉट टॉक अबाउट दैट, जो उनकी रिपोर्ट्स आएगी तभी उसको डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आफ्सा एक्ट में जो निगेटिव है वो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा कि पहला तो कि ये आपके फेडरल फीचर्स के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये फिर लोकल पुलिस को अंडरमाइन करता है, लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अंडरमाइन करता है, क्योंकि उनके अंदर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है बट आर्मी हैंडल करती है, तो वो भी इतना मन से नहीं करते हैं क्योंकि आर्मी को सारा कुछ हैंडल करना पड़ता है, तो वो भी आपके वीक बन जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और दूसरा जो होता है कि ये जो पावर है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वो स्टेट सब्जेक्ट में आती है, बट यहाँ पे आर्मी डायरेक्टली डील करती है, तो ये आपके फेडरलिज्म पे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा जब आर्मी आ जाती है तो लोकल पुलिस आर्मी के बीच में भी टसल हो जाती है। जैसे अभी हमने रिसेंटली केस देखा मणिपुर में क्या हुआ कि जैसे ही नागालैंड में क्या हुआ कि जैसे ही आर्मी के ऐसे सस्पेक्ट आए तो पुलिस ने आर्मी के अगेंस्ट में केस दर्ज कर दिया, तो ये इसकी वजह से उनका ट्रस्ट डेफिशिएट और उनकी जो है पब्लिक के साथ में तो ट्रस्ट डेफिशिएट है, आर्मी और पुलिस के बीच में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे, तो वो सही नहीं है कि उससे आपके जो इंसर्जेंट है उनको मौका मिल जाएगा अपने को आगे बढ़ाने का। ठीक है, तो ये कुछ एक तो ह्यूमन डिग्निटी को इम्पैक्ट करता ही करता है, आपके फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी के अगेंस्ट में है, इवन नए टैक्टिक्स सीखने को इम्प्रूव नहीं करते हैं आपके फोर्सेस को। ठीक है, ना ही प्रोफेशनलिज्म आता है, ये सारी प्रॉब्लम्स है आपके आसपास। ठीक है, दूसरा एक एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन ना बन के ये एक नॉर्मल बन गया, नॉर्मलाइज हो गया है, दैट इज आल्सो नॉट गुड थिंग। तो इसी को लेकर नागालैंड ने अभी जो नागालैंड की कैबिनेट है उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि उनके यहाँ से आफ्सा को ख़त्म किया जाए, मणिपुर ने भी पास किया है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पे आप भी आफ्सा लगा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट में आफ्सा लगा हुआ है वो मुझे सर्च करके बताइए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो मिलिट्री है उसमें आफ्सा में एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है, इवन अगर वो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं तो उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाएगा। इवन 2000 से 2012 के बीच में 1528 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का केस आया था मणिपुर में, तो उसको भी प्रूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, बट अभी तक वो केस आगे नहीं बढ़ पाया, पिछले 3 साल से पेंडिंग है, कुछ हो नहीं पाया। तो उसमें जजमेंट में प्रॉपरली अगर जजमेंट किया जाए तो शायद इस पर आफ्सा में हमें और ज़्यादा वो चीज़ें लेके आएंगी, पता चलेंगे किस तरीके से इसको जो इसमें निगेटिव है इसको कम किया जा सकता है और ह्यूमन राइट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स को वायलेशन माना जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन माना जाता है आफ्सा में कि मिलिट्री को एकदम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी देके उनको ह्यूमन राइट वायलेशन का हक दे दिया गया।
दे मतलब जैसे 007 जेम्स बॉन्ड को दिया है राइट टू किल, वैसे आपसमा में आदमी को दिया गया है राइट टू किल, वो किसी को भी किल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसमा में ये बहुत सारी इश्यूज़ है। इवन दो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपसमा आपके स्पेशल पर्पज़ के लिए लेके आया गया था। जो आपके जो वायलेंस क्रिएट हो रहा है, जो आपके सेशनिस्ट एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसको रोकने के लिए लेके आया गया था। तो उसकी नीड तो है, अपने यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए नीड तो है, बट ऐसी नीड जो आपके वहाँ के पब्लिक के लिए निगेटिव बन रही है या फिर ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, तो उसको भी ध्यान रख के हमें अपने लॉ को मेंटेन करना चाहिए, उस हिसाब से उसको रिफॉर्म करके लेके आना चाहिए। ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें फुलफिल हो सके। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आफ्सपा। जो एक्ट आया है ऑलरेडी इतने दिनों से लग रहा है, उसको डायरेक्टली अगर देखा जाए ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमें उनको रिपील करना चाहिए। बट अगर हम लोग नेशनल सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें ऐसे एक लॉ की ज़रूरत है जो मेंटेन किया जाए। तो एक रिफॉर्म लेके आने की ज़रूरत है जहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ है उसको भी हम इस एक्ट में इंक्लूड करें और उतने राइट्स प्रोवाइड करें मिलिट्री को, आर्मी को, ताकि वो ऐसी कंडीशंस को डील भी कर सके और साथ में जो इसका वायलेशन होता है उसको भी प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा जो आया था उसको रिलेटेड है। एक दिसंबर 7 को एक आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि जो डाटा का कलेक्शन है, डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद उतनी अच्छी से नहीं आ रही है। तो अगर जो मेटा डाटा की वहाँ की बात की थी कि उन्होंने बोला था कि मेटा डाटा हमें प्रोवाइड किया जाए ताकि हम लोग खुद से एसेस कर सकें कि उसमें जो डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, गलत है, या उसके नई नई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उस आर्टिकल में बताया था हमें नंबर्स हाइट। ठीक है, उसके इन्होंने काउंटर करके, जो मीता जी ने उन्होंने बताया, जो आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने इसको काउंटर करके बोला है कि किस तरीके से डाटा होता है अगर हम सिंगल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सही डाटा नहीं है। उन्होंने बोला कि सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पे अगर उस डाटा या इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे, जिसकी वजह से जो उस आर्टिकल में बताया था, उन्होंने सिर्फ एक इंडिकेटर लिया था, उसके उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ का डाटा शायद उतना इफेक्टिव नहीं है, उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि एक डाटा को देखेंगे तो डेफिनेटली हमें वो चीज़ सही नहीं लगेगी, बट अगर सही डाटा का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो सही है, गलत नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि जैसे सेक्स रेशियो को लेकर काफ़ी उन्होंने बताया था, इशू किया था। बट अगर हम लोग सिर्फ सेक्स रेशियो के साथ में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी या वुमेन, इंसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, मदर्स हु हैड एन एंटीनेटल चेकअप ऑफ फर्स्ट ट्रिमेस्टर्स, अगर उनकी बात करें तो वो डेफिनेटली सभी जगह पे इंप्रूवमेंट हुई है, सभी जगह पे इंप्रूवमेंट हुई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो है जो इम्प्रूव हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, जो हमें देखने को मिलता है वो सही है। क्योंकि अगर देखा जाए कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो 78 से 88% इंक्रीज हुई है। नियोनेटल मोर्टेलिटी या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 5% के अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इससे दिखाई जाता है कि जो और इंडिकेटर्स में हमें बेनिफिट हुआ है डेफिनेटली, कि हमारा जो सेक्स रेशियो पे जो जिसको लेकर उन्होंने क्रिटिसाइज किया था वो भी आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। वो सभी क्यूमुलेटिव का इफेक्ट देखते हैं तो ये दिखता है कि हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात को देख सकते हो, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दिखाता है कि जो अभी वुमेन है उसमें लगभग 53% के पास में पहले 2016 के बाद 2016 का जो सर्वे आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, उसमें 2016 में उन्होंने बोला था कि 53% के पास में बैंकिंग अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है। वो अभी इंक्रीज होकर 78% इंक्रीज हो गया है। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा वुमेन का तो उनकी जो इकोनॉमिक ऑटोनॉमी है वो इंक्रीज होएगी। ठीक है, साथ में उन्होंने बोला कि जो डिसीजन मेकिंग है वुमेन का, उसका पार्टिसिपेशन, जो हाउस होल्ड की डिसीजन मेकिंग है, फैमिली की डिसीजन मेकिंग है, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा 84% से 88%। तो ये भी एक गुड इंडिकेटर है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, हमें जो दिखाता है कि वुमेन का रोल जो है एज अ फैमिली, एज ए इंस्टीट्यूशन में और इसके अलावा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। और उन्होंने इस आर्टिकल में ये भी क्रिटिसाइज किया कि डाटा को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करने पे भी सही नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि जो इंसिडेंट देखा जाए कोविड-19 का, वो सबसे लोअर्स्ट केस फर्टिलिटी रेट जो इंडिया में है 1.1% था। अगर यूएस या फ्रांस में देखें 1.8% था, जर्मनी का देखें 2.4% था। ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बोलती है कि शायद इसलिए क्योंकि हमारा जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे बेनिफिट में है, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज यंगर है, काफ़ी यंग है। अगर देखा जाए 21-40 के बीच में लगभग हमारी 50% जो पॉपुलेशन है वो 21-49 के बीच में एज ग्रुप में आती है। तो डेफिनेटली हमें ये एडेड एडवांटेज है, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन होने की वजह से कोविड का इफेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा माइल्ड रहा है, ओल्ड एज पे ज़्यादा रहता है। जबकि यूएस, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी जो कंट्रीज़ हैं
वहाँ पे आपका ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, 40+ जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। बट अगर उसके बाद में देखा जाए कि जो हमारे हॉस्पिटल्स बेड्स है पर पॉपुलेशन के बेसिस पे काफ़ी लो है, और इंडिकेटर पे भी देखा जाए तो हमारे हेल्थ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना अच्छा नहीं है। इन सब होने के बावजूद भी हमने काफ़ी अच्छा जॉब जॉब किया है अपने फर्टिलिटी रेट को मेंटेन करने का, कम करने का, जो आपके कोविड-19 की वजह से हुआ था। तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडियंस ने काफ़ी अच्छा काम किया है कोविड-19 को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से डाटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डाटा का हम मिसयूज़ भी दिखा सकते हैं गलत तरीके से, बट अगर देखा जाए तो डाटा में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होती है जो हमें बताती है। आज का जो मुझे सबसे अच्छा आर्टिकल लगा ये रिमेन्स ऑफ द मार है। इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ बताई है, बट मुझे उसमें काफ़ी मॉरल वैल्यूज है जो आप लोग सीख सकते हो उससे डायरेक्टली, काफ़ी अच्छा मुझे लगा ये आर्टिकल। इसमें उन्होंने एक स्टोरी बताई है कैप्टन M.N. मुल्ला जी की, जो आपके INS कुकरी जो थी 1971 में जो श्रिंक हो गई थी, उसके जो कैप्टन थे M.N. मुल्ला जी, उनकी जो बेटी है वो लिख रही है आर्टिकल के बारे में। और उन्होंने किस तरीके से बताया कि किस तरीके से वो एक फादर जो है एक रोल प्ले किया है उनकी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बताया है कि जब वो 8 साल की थी तो उनके फादर जो थे उनको एक बुक दी थी, उन्होंने बोला था कि इस बुक को आप रीड करना और अपने को ट्रू बनाना, उस तरीके से ट्रू बनाना जैसे नाइट के बाद में डे आती है जो आपको रोशनी दिलाती है, उस तरीके से आपको बनना है। ये सिंपली वो सब 8 साल के थे तब उन्होंने उनको बताया था। जब वो 13 साल की थी तब उन्होंने बोला था, उनके जो फादर थे उन्होंने बोला था, देर आर फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द योर लाइफ, योर सोल एम शुड बी टू इम्बाइब नॉलेज, डेवलप सेंसिटिविटी, अवेयरनेस एंड क्यूरियोसिटी, let your mind wander in the realm of fantasy and fancy. It will help in developing your imagination and understanding of life, love and laughter. For those who inner way, who fritter those who fritter away this precious time, learning is always beyond their grasp. ये मैं बोलूँगा, आप लोगों के लिए भी बोलूँगा। अभी भी आज आपकी एज तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर डेफिनेटली अगर आप लर्न करना चाहते हो तो आपके अंदर में सेंसिटिविटी, अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तभी आप कोई भी चीज़ को, नॉलेज को इम्बाइब कर पाओगे, उसको इनकलकेट कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपके अंदर में हमेशा होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी तो हमेशा ही होनी चाहिए, यही आपकी इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करती है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक इंसिडेंट बताया है जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से वो लाइफ को देखते थे। जैसे उन्होंने बताया कि जब वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी कॉलेज में पढ़ती थी शिमला में, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने फादर को लेटर लिखा कि फूड वाज नॉट इवन फिट फॉर वॉर्म्स। तो उन्होंने लेटर में लिख के बोला, तो उनके फादर ने रिप्लाई किया, माई डियर वॉर्म, आई एम ग्लैड टू लर्न दैट फूड इज़ फिट फॉर यू। उन्होंने उनको वॉर्म बोल दिया कि आप वॉर्म की तरीके से हो और आपके लिए खाना फिट है, जस्ट टू मेक अ लाफ्टर नोट ऑन दैट। बट साथ में उन्होंने बोला कि यू शुड बी थैंकफुल दैट in a country where millions of the people are grappling with hunger and starvation, you still have the privilege of the 2 meals a day. तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल बताया जाता है कि हमें किस तरीके से खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक सिचुएशन में। ज़रूरी नहीं खाना हमारे टेस्ट का हो, हमारे लिए मतलब हमारे फेवर का हो, बट अगर हमें मिल रहा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपका खाना नहीं होता है। बहुत से लोग मेहनत करके वो खाना प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत से लोग अभी भी मेहनत करते हैं उस खाने को मिलने के लिए, उस खाने को अपने को मिले इसके लिए। अभी भी बहुत से लोग, मिलियंस ऑफ द पीपल्स आर फाइटिंग फॉर दैट। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ एग्जांपल्स बताए थे जो आई थिंक आप लोगों के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, तो यू कैन हेल्प फ्रॉम दैट। और जो सबसे अच्छा कोट मुझे लगा, लेट नॉट योर ड्रीम्स बी ट्रांसफॉर्म इनटू नॉटमेयर्स। तो ये काफ़ी अच्छा उनका है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अपने ड्रीम्स को नाइटमेयर में मत कन्वर्ट कीजिए, अपने ड्रीम्स के लिए फाइट कीजिए, उसको ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए, नाइटमेयर में नहीं कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि ड्रीम है, ड्रीम को फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आपका ड्रीम है, और उसके लिए आपको फाइट जरूर करना चाहिए हर केस में, और जब तक फुलफिल ना हो जाए तब तक उस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके लिए हार्डवर्क करते रहना चाहिए। उसको नाइटमेयर मतलब जब अगर ड्रीम फुलफिल नहीं कर पाते हो तो आपको नाइटमेयर कन्वर्ट हो जाता है, और वो आपको लॉन्ग टर्म में भी रिग्रेट कराता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसके लिए पूरी मेहनत कीजिए और उसके अचीव कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, द लिक्विडिटी चैलेंज, ये आपका आरबीआई की पॉलिसीज से, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे रिलेटेड है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं पहले हम समझ लेते हैं। रेपो रेट क्या होता है, जिसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रीपर्चेज रेट इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि जब बैंक को कोई लोन लेना होता है
तो आरबीआई के पास जाती है और आरबीआई उनको सिक्योरिटी देती है कि आप सिक्योरिटी, गवर्नमेंट जो आरबीआई है सिक्योरिटी बेचती है, और जो बैंक्स के पास में जो सिक्योरिटीज होती हैं वो आरबीआई को देती हैं ऑन अ सिक्योरिटी बेसिस। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो सिक्योरिटी बेसिस पे आरबीआई को देती है और आरबीआई उनको लोन देती है सस्ते दामों पे। जिस दाम पे देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। जिस दाम पे देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट पे उसको आरबीआई जो है बैंक को लोन देती है और बदले में बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस पर्पज देती है कि वो उसको बाद में रिपर्चेज करेंगे इतने टाइम पीरियड के बाद में, ठीक है। मतलब इतने टाइम पीरियड के बाद में लोन को रिपे करना पड़ेगा उनको आरबीआई को, इसीलिए इसको रीपर्चेज रेट बोलते हैं, क्योंकि इतने परसेंटेज रेट पे उनको रिपर्चेज करना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ये आपका रिपो रेट होता है। इसके अलावा दूसरा एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसमें क्या होता है, जब बैंक आरबीआई को पैसा चाहिए होता है तो बैंक से आरबीआई इस रेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेती है, सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको बैंक को बेचती है और बैंक से लोन लेती है, पैसा लेती है और फिर वापस उसको रिपर्चेज करती है इस रेट पे। इस रेट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जो वापस खरीदती है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। जब बैंक आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है तो रेपो रेट पे देती है, बट जब आरबीआई बैंक को सिक्योरिटी देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है तो रिवर्स रेपो रेट पे देती है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो अभी रेपो रेट जो है 4% है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। और जीडीपी ग्रोथ जो 2021-22 के लिए फाइनेंशियल ईयर में फोरकास्ट की गई है वो 9.5% है। और जो इन्फ्लेशन है, जो आपका पॉलिसी इन्फ्लेशन होता है, जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, वो सीपीआई इन्फ्लेशन होता है, वो 5.3% प्रॉस्पेक्ट फोरकास्ट किया गया है अभी रिसेंटली। जो एमपीसी की मीटिंग हुई जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है उसमें ऐसा बताया गया है। तो इन्होंने बोला है कि इसकी वजह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है वो जो आरबीआई की पॉलिसी है, एमपीसी की जो मेन पॉलिसी होती है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। उसके लिए रेपो रेट को यूज करती है। बैंक के पास में जितना ज्यादा पैसा होगा मनी सप्लाई इतनी ज्यादा होगी, बैंक के पास कम पैसा होगा मनी सप्लाई ज्यादा होगी, मनी सप्लाई कम होगी। तो अगर मान लो एमपीसी रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है तो उससे क्या होगा कि बैंक को आरबीआई से लोन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा। जब बैंक के पास में पैसा कम होगा तो लोगों को लोन भी कम देगी और हम लोगों को लोन कम देगी, पब्लिक को लोन कम देगी, जिसकी वजह से पब्लिक में मनी सप्लाई कम होगी। तो अगर एमपीसी को मनी का सप्लाई को कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेगी, रेपो रेट को इंक्रीज करके करेगी। मनी सप्लाई कम करनी होगी, अगर मनी सप्लाई बढ़ानी होगी तो रेपो रेट को डिक्रीज करेगी। तो अभी एमपीसी का जो एकोमोडेटिव स्टेट था, एकोमोडेटिव स्टेट मतलब ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए वो रेपो रेट को कम करके रख रही थी ताकि बैंक के पास ज्यादा पैसा है तो लोगों को ज्यादा लोन पे दिए और तो ताकि लोग इन्वेस्ट करें और ताकि ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाए। पर उन्होंने बोला कि इसकी वजह से इश्यूज क्या हो रहे हैं कि आपकी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, मनी जो फ्री फ्लो मनी है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको कंट्रोल करना भी जरूरी है क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट काफी हाई होता है। तो उन्होंने बोला कि एक तरीका है कंट्रोल करने का, उन्होंने बोला है कि जो आपकी ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट है अगर उसको कंट्रोल करती है आरबीआई तो उसकी वजह से भी प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आती है, शॉर्ट टर्म पे स्टेबिलिटी लेके आती है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। उसके लिए उन्होंने जो मेजर्स बताए हैं उसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है हमें, बस हमें बेसिक समझना है कि जो आपके यील्ड होती है, अगर किसी बॉन्ड पे यील्ड को अगर इंक्रीज करती है या फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसको इंक्रीज करती है आरबीआई करने की कोशिश करती है बाय डिफरेंट मेजर्स, उसकी वजह से आपकी मनी सप्लाई जो है वो अफेक्ट करती है और वो अफेक्ट करती है आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, सेविंग रेट है उसको इफेक्ट करती है, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी आपका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो लिक्विडिटी के लिए दो सोर्सेज होते हैं जो इन्होंने बताया, एक्सोजेनस जैसे बाहर से इनफ्लो जो आता है, जो फॉरेन से जो इनफ्लो आता है उसको एक्सोजेनस बोला है कि अगर फॉरेन करेंसी जो आती है इंडिया में उसकी वजह से भी आपकी लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो इंडोजेनस होता है, जो वॉलंटरी होता है, ठीक है, जैसे वॉलंटरी जो आरबीआई आपके बाइंग और सेलिंग ऑफ द बॉन्ड्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करती है, क्रिएट करती है मनी को, वो आपका इंडोजेनस होता है। एक्सोजेनस को कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसमें क्या होता है आपके फॉरेन रिजर्व्स होती हैं जो उसमें आरबीआई उसमें कम ज्यादा करके जो इंडोजेनस हो रहा है उसको कंट्रोल करती है। बट जो एक्सोजेनस जो है बाहर से जो आता है, बट जो इंडोजेनस होता है, तो जो एक्सोजेनिक्स है जो आपका इंडोजेनिक है उसमें आरबीआई जो है गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज है उनको बेच के जो ओपन मार्केट ऑपरेशन करके वो जो मनी सप्लाई है उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि जो आपके जो ऑपरेशंस करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है, उसमें उन्होंने अक्टूबर से लगभग कोई भी ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं किया है, जिसकी वजह से बाई सेलिंग नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपकी जो लिक्विडिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, उसके जो
इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा जो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन किए हैं गवर्नमेंट ने, जो आरबीआई ने किया सॉरी, उसकी वजह से भी आपका इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसकी वजह से आपका जो इंटरेस्ट रेट है जो आपके 14 डे वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है ऑप्शंस जिनके किए हैं, उसका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। इसकी वजह से बोल सकते हैं कि हमारा जो लिक्विडिटी है वो कंट्रोल कर पा रही है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग जो आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई सिर्फ बैंक्स को नहीं एनबीएफसीज को भी हैंडल करती है, तो उसकी वजह से भी आपकी आपकी मनी सप्लाई पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमने पहला बोला था एक्सोजेनस वाला जो है, एक्सोजेनस में आपका जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है उसको भी आरबीआई कंट्रोल करती है, आपके फॉरेन रिजर्व्स के थ्रू उसको कंट्रोल करती है, उसकी जो सप्लाई वगैरह होती है, ठीक है। तो अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मनी की सप्लाई को कंट्रोल कर रही है, उसके लिए अगर नेक्स्ट फेज में जो राइटर है उन्होंने ये प्रपोज किया है कि एक्मोडेटिव स्टांस से न्यूट्रल स्टांस किया जाए और रेपो रेट को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए, स्पेशली रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाए, हाई किया जाए, जिसकी वजह से आपकी जो लिक्विडिटी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेटेस्ट नंबर्स फोबियाज जो विवेक देवराय जी ने लिखा हुआ है कि 13 नंबर से, जो नॉट जस्ट 13, बहुत से केसेस में आपके होता है, जैसे फ्राइडे द 13 को हम लोग कितना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। 13 नंबर के साथ में हमारी बहुत सारी फोबियाज जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग बहुत ही बेकार नंबर मानते हैं। सगुन जो होता है उसके अंदर में नहीं मानते कि अच्छा जो काम है स्टार्ट नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो इसरो ने जो आपके PSLV लॉन्च किए हैं, इसमें PSLV C13 आज तक लॉन्च नहीं किया उन्होंने। द ओनली रीज़न इज दैट कि क्योंकि 13 नंबर इसमें एडेड है। बहुत से जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो 13 नंबर का वो नहीं रखते हैं, फ्लोर नहीं रखते हैं, बहुत से जो 13 नंबर का फ्लैट नंबर नहीं रखते हैं, गेट नंबर नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से दिखाता है कि लोगों के अंदर में फोबिया बना हुआ है कि 13 जो होता है अच्छा नहीं होता है, और जो फ्राइडे है उसका भी फोबिया बना है कि अगर 13 फ्राइडे है तो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। इस आर्टिकल में उन्होंने उसी को बताया कि अगर डाटा की बात करें, तो एक डाटा कलेक्ट किया गया था कि जब नंबर ऑफ एक्सीडेंट किस दिन ज़्यादा होते हैं, तो उस दिन पे देखा जाए कि अगर 13 या फ्राइडे की बात करें तो उस दिन आपके नंबर ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि उस दिन कुछ ज़्यादा खराब होता है। द ओनली थिंग इज दैट कि वी हैव फियर अबाउट द नंबर 13, तो उसको रैशनली देखा जाए तो अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोला कि बहुत सी चीज़ों के लिए ऐसा होता है, जैसे सार्क कोविड-19 के जो नाम रखे गए हैं, जो WHO ने रखे ग्रीक लेटर के नाम पे रखे हैं, जैसे अल्फा, डेल्टा, अभी ओमिक्रॉन क्रॉन जो रखा है, बट 2 लेटर उन्होंने स्किप किए हैं, नियो एंड जाई। नियो जो है, साई जो है, नियो एंड साई, नियो का मतलब होता है मतलब इस तरीके से माना जाता है कि न्यू से ज़्यादा ये मैच खाता है, इसके लिए इसको नहीं रखा गया। और जो साई है वो बहुत से लोगों का सरनेम यूज़ करते हैं, बहुत से लोग सरनेम में यूज़ करते हैं साई, तो इसके लिए वहाँ पे इस दोनों को यूज़ नहीं किया, इन दोनों वर्ड को यूज़ नहीं किया WHO ने अपने डिजीज़ के नॉमिकल्चर में, ठीक है। अगर दिल्ली में जो व्हीकल्स का वो होता है, अगर उसकी बात करें तो दिल्ली में जो DL03 यूज़ किया जाता है, जैसे DL वो दिल्ली का होता है और 03 उसका RTO ऑफिस का नंबर होता है जो इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा C यूज़ करते हैं आपके SUV के लिए, E यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, T यूज़ करते हैं टूरिज्म के लिए, और S यूज़ किया जाता है राजस्थान में 2 व्हीलर के लिए। तो DL03S यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में आपका नंबर आता है जैसे AA और 4 टाइम्स 1। AA जो होता है RTO ऑफिस डिसाइड करता है, और ट्रिपल जो नंबर लास्ट वाला नंबर होता है ये आप लोग अपनी मर्जी से चाहे तो ऑक्शनिंग के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। बट रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे आपका जो राजस्थान में था, जैसे DL03S हुआ, उसके बाद में EX सीरीज हो गया, EX सीरीज हुआ, और यहाँ पे कुछ नंबर 4 नंबर आए। तो यहाँ पे ये जो वर्ड बन गया, सेक्स वर्ड बन गया, इसकी वजह से लोग जो फीमेल्स थी वो ऑफेंडेड हो रही थी, कि उसकी वजह से लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। तो इसके लिए इस सीरीज को अभी एक EX सीरीज को बंद कर दिया गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी दिखाता है किस तरीके से हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो एक तरीके से सोसाइटी में निगेटिव चीज़ें क्रिएट कर सकता है, लोगों के अंदर में बिहेवियरल चेंज भी ला सकते हैं और थिंकिंग भी निगेटिव ला सकता है। तो ये उन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल में दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से फोबियाज क्रिएट होते हैं लेटर्स एंड नंबर्स को लेकर, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर। इसके अलावा जो आपकी न्यूज़ आई है, जो डेथ हुई है उनकी, विपिन रावत जी की, तो वो न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है, मेरे लिए भी शॉकिंग है, आई थिंक पूरे नेशन के लिए शॉकिंग है। तो डेफिनेटली वी लॉस्ट अ गुड सोल्जर इन आवर इंडिया, आई डेफिनेटली सल्यूट हिम अगेन, एंड ही इज़ वेरी ट्रू वॉरियर ऑफ इंडिया, एंड वी नीड अ मोर पीपल लाइक हिम, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन।